call is now being recorded. Right. So चलिए आते हैं हमारे इस चैप्टर के ऊपर. So what we do here ना in today's class एक सर्कुलेशन वाला जो आपका चैप्टर है ना बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला उसका एक रिवीजन करते हैं. ट्राई टू हैव वन शॉट रिवीजन करते हैं उसका यहाँ पे एंड देन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस यहाँ पे. ठीक है. So for example we have this blood. That's the first topic you will find in this. आपके यहाँ पे ब्लड के बारे में आपको यहाँ पे बात की जाएगी. तो ब्लड के बारे में जब यहाँ पे बात की जाती है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पे होनी चाहिए जब भी आप यहाँ ब्लड की बात करते हो. दैट व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट द ब्लड यहाँ पे blood will have two components. It will always going to be having the two components आपके यहाँ पे. Right? It will have 55% will be my plasma and remaining 45% is going to be your formed element. So we'll have a plasma and we'll have a formed element. आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ पे आपको दोनों देखने के लिए. अब प्लाज्मा में आपके यहाँ पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए. तो प्लाज्मा विल हैव 90% वाटर. प्लाज्मा व्हाइटिश कलर का होता है. प्लाज्मा के अंदर आपके आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स नहीं होते. सो प्लाज्मा विल हैव 90% इसमें आपका यहाँ पे रहेगा पानी. रफली 90% will be water, slightly more than that but roughly, and remaining 10% we can say that there will be some proteins. बाकी 10% के अंदर आप यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अपने आप डाल सकते हो. ठीक है. तो प्लाज्मा में आपको तीन चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है एंड दोस थ्री थिंग्स आर गोइंग टू बी योर globulin, you will have your fibrinogen, and albumin. So globulin, fibrinogen and albumin are the three things you'll be finding in my plasma. Right? ये तीन चीजें आपको मिलती है आपके यहाँ पे. अब क्या कोई मुझे वैसे ही अनम्यूट करके बता सकता है कि आपका ग्लोबुलिन यहाँ पे क्या कर रहा होता है. What is my globulin is known for? डिफेंस मैकेनिज्म. बिल्कुल सही. It is known for your defense. ये आपका डिफेंस के लिए आपको यहाँ पे जाना रहता है. डिफेंस मतलब it is going to protect you from the body. So that is my immunoglobulin. That is your immunoglobulin. ठीक है. देन फाइब्रिनोजन का काम आपका यहाँ पे होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ये बेसिकली कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. हाँ जी, कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. बिल्कुल सही. दैट इज समथिंग डन बाय माय फाइब्रिनोजन. Albumin is a protein. That is basically a protein. Okay, ये तीनों ऐसे प्रोटीन आप यहाँ पे. But albumin will play the role in my osmoregulation. या osmotic balance को maintain करता है. It maintains the osmotic balance. ये चीज आप यहाँ पे आ रखना. Formed element में आपको यहाँ पे तीन चीजें आपके यहाँ पे आ जाती है. RBC, WBC and your platelets. ये तीन चीजें आपकी आती है आपके formed element के अंदर. अब आपको आरबीसी का काम आपको मालूम होना चाहिए. आरबीसी विल हैव अ रोल इन माय ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. दैट इज व्हाट आरबीसी इज नोन फॉर. आरबीसी सबसे ज्यादा होता है आपके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करते गैसेस का. दे विल हैव नो न्यूक्लियस इनसाइड देम. सो ये आपको मालूम होना चाहिए. प्लेटलेट्स विल हैव अ रोल ऑफ माय ब्लड कोएगुलेशन. अगर आपको इंजरी हो रही है तो वहां पे ब्लड को कोएगुलेट कराने के लिए प्लेटलेट्स ही भाग भाग के वहां पे आएगा और वो ब्लड को वहां पे कोएगुलेट कराएगा. तो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड नो. WBC के अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ता है. बट WBC विल हैव अ रोल ऑफ, इट इज योर इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी एंड पैथोजेंस से आपको आपके यहाँ पे WBC आपको यहाँ पे आपका बचाएगा. सो दैट इज WBC विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फॉरेन बॉडी एंड पैथोजेंस से आपको यहाँ पे. ठीक है. तो ये अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है. दैट सो दिस व्हाट इट इज बीन मेंशन. जो मैंने आपको बताया था आपको वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है. हम थोड़ा सा यहाँ पे याद ये देखेंगे that when we talk about my WBC, so WBC में आपके यहाँ पे टाइप्स क्या आता है. So RBC तो आप यहाँ पे देख लो. Let's have a look at this picture over for the RBC. या 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर आपको यहाँ पे मिलेंगे. मिलीमीटर माइक्रोमीटर आपको ये देखने के आपको यहाँ मिल जाएंगे. 6,000 से लेके 8,000 तक नंबर आपके रहता है WBC का. एंड अराउंड 1 लाख से 3,50,000 तक, 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक आपका नंबर यहाँ पे रहेगा आपके यहाँ पे प्लेटलेट्स का. So this is what you find platelets, WBC and RBC आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाता है. So याद रखना इनका कलर यहाँ पे रहता है रेड. राइट कलर का आपको RBC का कलर होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. वहाँ पे न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा. लाइफ स्पैन इज 120 days. WBC कलरलेस. न्यूक्लियस आपको मिलेगा देखने के लिए एंड लाइफ स्पैन यहाँ पे शॉर्ट होता है. 4 से 10 दिन का लाइफ स्पैन आपको यहाँ पे मिल सकता है.
कुछ के साथ तो काफी सालों तक होता है, कुछ मेमोरी सेल्स का तो काफी लंबा होता है, बट एवरेज इतना ही रहता है. प्लेटलेट्स will be also going to be absent. They won't have a nucleus. They're colorless and they will also have a short days of life cycle. So they will also have a short days of life. So they can find around 12 days, 12 to 15 days का लाइफ मिलेगा. अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अच्छा वॉइस कट गई. Yes. बहुत तेज तेज हो रही है, कभी नॉर्मल हो जाती है. अच्छा नहीं शायद मैं ही तेज बोल रहा हूँ, नहीं होता. अच्छा मैं समझ रहा हूँ. There is a network issue. Let me have some water. This will ultimately affect my Wi-Fi. अब मेरी आवाज आ रही है आपको यहाँ पे क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now WBC जो आपको प्लेटलेट्स आपके होते हैं, दे आर कलरलेस, शॉर्ट लिव्ड एंड दे विल प्ले द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में आपकी मदद करेंगे. WBC के अंदर आपके यहाँ पे दो टाइप्स आपको याद रखनी है, दो कैटेगरीज आपको याद रखनी है. यू हैव अ ग्रैन्युलोसाइट्स. इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सेल होगा उसके अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे. ये तो न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस के साथ साथ यू कैन हैव सम ग्रैन्यूल्स ओवर देयर. विल हैव सम ग्रैन्यूल्स यहाँ पे. ठीक है, दे आर माय ग्रैन्युलोसाइट्स. और ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको क्या मिलता है? यू हैव दिस, दे वोंट हैव एनी ग्रैन्यूल्स. इनके अंदर आपको सेल के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स आपको वहां पे आपको नहीं मिलता है. सो दीज आर द ग्रैन्यूल्स व्हिच यू डोंट फाइंड इन द ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको मिलेंगे, ये देखने के लिए नहीं. ग्रैन्युलोसाइट्स में वी हैव दिस थ्री नेम्स. यू हैव बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल. ये तीन नाम आपके यहाँ पे आते हैं विद इन माय ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. और ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर यू हैव टू नेम्स. यहाँ पे यू हैव अ मोनोसाइट्स एंड यू हैव अ लिम्फोसाइट. सो ये दो नाम आपके आते हैं आपके यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर. सो लिम्फोसाइट्स विल अगेन विल हैव सेवरल कैटेगरीज, बट फिलहाल याद रखना यू हैव दिस कैटेगरीज, यू हैव टू नो. अब आपसे पूछा जाएगा WBC में कौन सा, ये आपके 5 सेल आ गए, दे आर पार्ट ऑफ WBC. लेट्स से दैट दीस आर द सेल्स ऑफ माय WBC. आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सेल होता है जिसका अमाउंट आपकी बॉडी में अभी सबसे ज्यादा है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा न्यूट्रोफिल्स. अभी आपके ब्लड के अंदर या कभी भी आपके ब्लड के अंदर इनका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ WBC विल बी माय न्यूट्रोफिल्स. आपसे पूछेगा कि किसका अमाउंट सबसे लीस्ट है आपके यहाँ पे, देन आंसर विल बी माय बेसोफिल्स. बेसोफिल विल बी इन द लीस्ट इन अमाउंट, याद रखना हमेशा. ओके, बेसोफिल का काम क्या होता है? दे आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. ये आपके यहाँ पे हिस्टामाइन को रिलीज कर सकते हैं और ये आपके एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं टू एन एक्सटेंट. इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है. उसके साथ साथ इवन पैरासाइटिक इन्फेक्शन के टाइम पे भी आपका यहाँ पे एक्टिव होगा. तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे. बट याद रखना इओसिनोफिल इवन आपका एक्टिव होता है जब कोई पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर आके आपको इन्वेड करता है. देन वी हैव अ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स याद रखना दे आर माय फैगोसाइटिक इन नेचर. ये जाके आपका डायरेक्टली जाके पैथोजन को खा लेंगे. इनका काम होता है कि अगर कुछ घूम रहा हो ना उसे जाके वो पकड़ के खा जाते हैं डायरेक्टली. सो दैट इज माय न्यूट्रोफिल्स. एंड देन यू हैव योर मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स के बारे में याद रखना, मोनोसाइट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं? Macrophages. Right. Monocytes will convert into your macrophages. So monocytes will convert into your macrophages. And then it will go and engulf my food particle. That will go and engulf your food particle आसपास वाला. So that is something your macrophages do. Actually go out there and engulf the food particle which has been there nearby. ठीक है. So याद रखना आपको ये बात यहाँ पे कि macrophages आपके यहाँ पे क्या करते हैं, एंड न्यूट्रोफिल्स भी ऐसा ही करते हैं. ये आसपास जाके अपने आसपास फूड लाइक पैथोजन को जाके खाना खत्म कर लेते हैं, खा जाते हैं. एंड देन यू हैव अ लिम्फोसाइट व्हिच विल हैव अ रोल इन माय इम्यून रिस्पांस के अंदर. इनका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे हो जाता है. ठीक है. सो ये सब आपको याद रखना है. प्लेटलेट्स आर सेल्फ फ्रेगमेंट ऑफ माय मेगाकैरियोसाइट्स. ये स्टेटमेंट याद रखना. आपके मेगाकैरियोसाइट्स में से आपको बनाया प्लेटलेट्स. आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है? स्प्लीन के अंदर. बेसोफिल क्या सीक्रेट करता है मेरे यहाँ पे? हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. याद रखना हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन इज कमिंग फ्रॉम द बेसोफिल सेल एंड दीज आर द फ्यू ट्रेट्स यू हैव टू नो. तो ये बात आपको याद रखनी है. और ग्रेनुलोसाइट में दो नाम आपके यहाँ पे आएंगे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट आपके कन्वर्ट किए जाते हैं मैक्रोफेज के अंदर. लिम्फोसाइट तो आप जानते हो, इसके अंदर आपके टी सेल, बी सेल जो आपने पढ़े ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लड व्हिच यू ऑल शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ब्लड कोएगुलेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं. सो जब भी आप यहाँ पे ब्लड कोएगुलेशन की आप यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अज्यूम करते हैं
लेट्स दैट आपकी इंजरी हुई, राइट, यू हैव अ इंजरी ओवर हियर, ठीक है। जैसे ही आपके यहाँ पे इंजरी होती है, whenever you will find there is some kind of injury over there, so you will find some clotting factor will come, कुछ clotting factor आपके यहाँ पे आएंगे and they will actually help in converting your some protein into some other forms. तो बेसिकली आपके यहाँ पे clotting factor आते हैं आपके कुछ यहाँ पे, वो कन्वर्ट करते हैं आपके कुछ प्रोटीन को दूसरे फॉर्म के अंदर. फॉर एग्जाम्पल you have something like my prothrombin, आपके ब्लड के अंदर अभी घूम रहा होगा, इमेजिन करो आपके ब्लड में घूम रहा है आपका प्रोथ्रोम्बिन, आपका ब्लड के अंदर आपके यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। आपको किसी ने आके आपको कट कर दिया, आपका भाई आके जो आपसे परेशान है वो आके से चाकू घुसा रहा है पेट में चालू लेक्चर के बीच में, राइट, ही डज दैट, सो विल गेट अ स्मॉल कट ओवर देयर. तो आपके यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपका जो प्रोथ्रोम्बिन आपका यहाँ पे है, इसको आप कन्वर्ट करते हो अपना यहाँ पे थ्रोम्बिन के अंदर, इसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू योर थ्रोम्बिन. सो प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू योर थ्रोम्बिन, एंड ये करने के लिए आपका जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय थ्रोम्बोकाइनेज. This will be done with the help of my thrombokinase. Thrombokinase. ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ, वी कैन ऑल्सो से इट एज अ योर पर्टिकुलर थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम इवन बोलते हैं एज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो ये मेरा एंजाइम है जिसकी मदद से मैंने क्या किया, मेरे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. अब जिसमें यहाँ पे थ्रोम्बिन बन चुका है तो आपका ये एक्टिव फॉर्म, इट इज आल्सो वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जो आपका एक्टिव फॉर्म है. सो प्रो आपका था यहाँ पे इनएक्टिव, इट हैज कन्वर्टेड टू द एक्टिव थ्रोम्बिन. अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा, कोई बताएगा एक्टिव थ्रोम्बिन अब क्या करेगा मैंने यहाँ पे आके? फाइब्रिनोजन के पास जाएगा, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा. बिल्कुल से, इट विल गो टू योर फाइब्रिनोजन, very good Tanpreet, and will convert it into your fibrin. This will happen in this. तो जैसे आपका में फैब्रिन बन गया, ये जाके आपके ब्लड को रोक देगा, जहां पे आपको कट लगवाया ना, जहां पे आपके भाई ने कट लगाया है वहां पे फैब्रिन दौड़ दौड़ के जाएंगे, उससे वहां पे क्लोज कर देंगे. So they will go and close that oozing out of blood, and that is how you will stop the bleeding over there. अब ये सब करने के लिए आपको कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है. मेक श्योर दैट ये सब करने के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बट याद रखना टू मेक दिस हैपन यू नीड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. सो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. सो 13 फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर. और याद रखना ये सब करने के लिए कैल्शियम आयंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. विदाउट कैल्शियम आयंस आप ये सब नहीं कर सकते. सो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस ओनली यू कैन मेक ऑल दिस थिंग्स हैपन. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, सो इंजर्ड टिश्यू या प्लेटलेट्स आपके कुछ यहाँ पे केमिकल रिलीज करे, आपके यहाँ पे आपका एक प्रोसेस होगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज या योर थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द सेम थिंग. ठीक है, अब ये क्या करता है आपका, इट विल कन्वर्ट माय प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. तो ये एंजाइम मेरा आके क्या करेगा, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा. जैसे मेरा यहाँ पे थ्रोम्बिन बन गया, ये जाके क्या करेगा, एज वी हैव सीन फाइब्रिनोजन को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फाइब्रिन, and this fibrin is going to go and get your clotting stop. तो ये फाइब्रिन जाके क्लॉटिंग को अपने यहाँ पे स्टॉप कराएगा. सो दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. सो दिस इज माय ब्लड क्लॉटिंग हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है, सो क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड आर गोइंग टू बी इन द इनएक्टिव फॉर्म, और कैल्शियम आयंस की मदद से आपको ये किया जाता है. ये आपका कैल्शियम आयंस के बगैर आपका हो नहीं सकता. दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. विदाउट कैल्शियम आयंस आई कैन नॉट सी ब्लड क्लॉटिंग हैपनिंग. ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो. ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ना शॉर्ट में, ये याद रखना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बिन बन गया, वो आके फाइब्रिन को कन्वर्ट करेगा आपके फाइब्रिन के अंदर. फाइब्रिन बन गया, ये जाके ब्लड को रोक देगा. इट विल गो एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. इट विल गो एंड स्टॉप ब्लीडिंग. दैट्स व्हाट इट विल डू ओवर हियर. ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब इसमें याद रखना, अगर आप अपने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हो, सो दैट मींस आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, राइट, प्लाज्मा में से अगर मैं माइनस करता हूँ मेरे क्लॉटिंग फैक्टर को, माइनस करना क्लॉटिंग फैक्टर मतलब मेरा फाइब्रिनोजन. सो अगर प्लाज्मा में से मैं अगर फाइब्रिनोजन को अगर मैं निकाल दूं, राइट, देन व्हाट विल हैपन, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर, that will lead to a formation of your serum. सिंपल सी बात है, लेकिन सवाल आ जाता है, याद रखना. अगर प्लाज्मा ऐसे में फाइब्रिनोजन है क्या बेसिकली मेरे यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर.
दिस माय क्लॉटिंग फैक्टर, इसको तुमने निकाल लिया, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द सीरम। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, सो नाउ यू हैव अ केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब यहाँ पे बताया मैंने क्या स्किप किया है, आई हैव स्किप्ड ओवर हियर योर ABCD ब्लड ग्रुपिंग। ये बात तो आप सब लोग जानते हो, यू नो व्हाट इज योर A ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। ये आपने प्रिंसिपल में भी आपने इसे पढ़ा है डिटेल के अंदर, और वैसे आप ये सब आप जानते हो। सो आई एम स्किपिंग दिस वाला टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। हम डायरेक्टली जंप करते हैं दैट व्हाट इज माय RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला इशू। यहाँ पे आपका क्या होता है, कोई अपना हैंड रेज करके बता सकता है क्या? इन्होंने एक्सप्लेन दिस थिंग अच्छे से बताइए, जसनूर बताइए, बोलिए बोलिए जसनूर, स्टार्ट। राइट, ओके, जानवी बताइए। जसनूर का माइक शायद नहीं चल रहा, बताइए जानवी, बोलिए। सर इसमें जो मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड होता है, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखो जानवी, जानवी फर्स्ट आराम से समझाओ, सुनो सुनो जानवी, आराम से समझाओ, जैसे 9th स्टैंड के बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं एंड दे वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे समझाओ। तो वुमेन का जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, तो जब जो उसका बेबी होता है, फर्टाइल होता है, तो उसका RH पॉजिटिव ब्लड होता है और मदर का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, तो जो मदर का प्लेसेंटा है जो अलाउ नहीं करता है, मतलब RH पॉजिटिव ब्लड के लिए कोई एंटीजन नहीं होता है RH नेगेटिव ब्लड के ऊपर, तो वो फर्स्ट बेबी को कोई हार्म नहीं करता है। लेकिन जब पार्चुएशन होता है, तो उस टाइम पे मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिससे मदर का जो ब्लड है वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स RH पॉजिटिव ब्लड। तो जब सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है उसी सेम वुमन को, तो वो उसके पास एंटीजन होते हैं, RH पॉजिटिव ब्लड एंटीबॉडी, के एंटीबॉडी होते हैं। राइट। तो तो सर जो सेकंड प्रेगनेंसी होता है, तो फीटस के मदर से जो एंटीबॉडीज आते हैं IgG, जो उससे के साथ मिक्स होके वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चला जाता है, जिससे फीटस को ना एनीमिया या जॉन्डिस होने का वो डेंजर हो जाता है। पता रहता है, ठीक है, राइट, ठीक है, ट्रू, बढ़िया, राइट, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर बताता हूँ आपके यहाँ पे। सो यहाँ पे मेटरनल साइड, समझो ये आपके यहाँ पे मेटरनल साइड है, राइट। यहाँ पे मेटरनल साइड मतलब मदर की साइड आपके यहाँ पे है, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे आपका फीटस यहाँ पे डेवलप कर रहा है। सो इमेजिन ओवर हियर द फीटस इज डेवलपिंग यहाँ पे। सो अज्यूम दैट दिस इज अ फीटस व्हिच इज डेवलपिंग। ये आपका यहाँ पे फीटस है, यहाँ पे आपका डेवलप कर रहा है, ठीक है। एंड दोनों के बीच में आपके यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका प्लेसेंटा। बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द प्लेसेंटा। आपके यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द प्लेसेंटा। याद रखना, आपका ये जो कंडीशन आपके यहाँ पे दी गई है ना, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो अबाउट द इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलियासिस, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलियासिस के बारे में आप यहाँ पे सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू हैव अ RH नेगेटिव मदर। सो यू हैव अ RH नेगेटिव मदर है यहाँ पे आपकी। सो शी इज योर RH नेगेटिव मदर, ठीक है। और उनका जो बेबी आपका यहाँ पे है ना, दैट बेबी इज गोइंग टू बी माय RH पॉजिटिव बेबी। ये कंडीशन के अंदर ही आपको ये प्रॉब्लम आती है, बाकी आपको कभी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो व्हेन आई से द मदर इज RH नेगेटिव, इसका अलावा आपको यहाँ पे क्या होता है कि मदर के अंदर समझो अगर आपका ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे, लेट्स से कोई भी ब्लड ग्रुप हो, A हो, B हो, D हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट मदर के ऊपर RH एंटीजन नहीं है, मदर के ऊपर RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो मदर हैज RBC, शी डज नॉट हैव RH एंटीजन। ऑन द अदर हैंड जो आपका फीटस यहाँ पे होगा ना, फीटस के अंदर आपको RH एंटीजन मिल जाएगा। तो फीटस का जो RBC यहाँ पे होगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे RH एंटीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आपकी मदर के पास RBC के अंदर RH एंटीजन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसके पास RH एंटीबॉडीज देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो मदर विल ऑलवेज हैव द RH वाले एंटीबॉडीज। रख सकते हो ना, अगर आपके पास एंटीजन है नहीं, सो आई कैन एक्चुअली कीप द RH वाले एंटीबॉडीज आपके वहां पे। सो मदर विल हैव RH वाले एंटीबॉडीज उसके पास वहां पे होंगे, राइट। और फीटस के पास क्योंकि वो RH वाला एंटीजन है, मतलब RBC के ऊपर आपका RH लगा हुआ है, सो नो एंटीबॉडी, दे विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर द RH एंटीजन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो पहले प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपका प्लेसेंटा इस सबको अलग रखता है। लेकिन जब यहाँ पे डिलीवरी होती है, व्हेन यू फाइंड द डिलीवरी विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। सो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्चुरेशन, during the first parturition, what will happen, there will be a mixing of blood। यहाँ पे आपको होता है आपका mixing of blood। अगर mixing of blood आपका यहाँ पे हो रहा है, so that means what,
कि मेरे जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं, द RH एंटीबॉडी विच आई हैव ओवर देयर, ये इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो आपके RH एंटीजन वाले RBC के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाते हैं। दे आर लाइक, अरे ये कब से हमारे साथ आसपास घूम रहा था, हमें पता ही नहीं, हमें तो इसको खत्म करना चाहिए था। सो दे कम इन कांटेक्ट विद दिस RH RBC। अब आप जानते हैं जो RH वाला जो मेरा RBC है किसका है, ये तो फिटस का है, ये मेरा फिटस का है, राइट। तो इसके कांटेक्ट में ये मेरी एंटीबॉडीज यहाँ पे आ जाती है। अब पहले डिलीवरी के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट होता क्या है, ये लोग हो जाते हैं सेंसिटाइज मतलब नाउ दे स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, क्योंकि इन्होंने इसे यहाँ पे देख लिया। सो व्हाट दे विल डू, दे विल मेक मच मोर नंबर ऑफ RH एंटीबॉडीज जो काफी स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग मतलब वो अब कभी भी अगर कोई वापस बेबी वहां पे डेवलप किया तो ये RH एंटीबॉडीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और यही होता है। तो पहले 5 या पहले डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, बट ड्यूरिंग द सेकंड डिलीवरी या ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी, डिलीवरी छोड़ो, ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन, ये RH एंटीबॉडी जाके उस बेबी के RH RBC को मारना चालू करेंगे। सो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन, द RH एंटीबॉडी विल गो। सो ये जो RH वाली जो एंटीबॉडी आपके यहाँ पे है, ये ट्रैवल करके जाएगी, प्लेसेंटा से ट्रैवल करके जाएगी आपके टुवर्ड्स द बेबी के साइड, और बेबी का जो आपका RH है ना वहां पे लगा हुआ RBC के ऊपर, उसे जाके वो टारगेट करेंगे। सो दे विल गो एंड टारगेट द RBC ओवर देयर, उसको जाके लोग वहां पे टारगेट करेंगे। दिस इज व्हाट दे विल डू, ये जाके करेंगे। उससे क्या होगा, RBC का अमाउंट वहां पे आपका कम हो जाएगा बेबी का, और वो आपके लिए लीथल हो सकता है, दैट कैन किल द बेबी और दैट कैन लीड टू एनीमिक कंडीशन वहां पे। तो ये बात आपको याद रखनी है इन माय इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो पहले 5 विषय में तो दिक्कत नहीं आएगी, बट सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ये RH एंटीबॉडी कैन गो एंड अटैक फीटल RBC, ये जाके फीटल RBC को अपना यहाँ पे अटैक कर सकता है। सो दैट्स व्हाट इट विल डू ओवर हियर। तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, नए बच्चे पुराने बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉट अ कंसर्न, फर्स्ट डिलीवरी इज आल्सो नॉट अ कंसर्न, बट डिलीवरी के बाद आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपनिंग ओवर हियर। कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपनिंग इन दिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड दिस RH एंटीबॉडी विल गो एंड टारगेट द RH RBC ऑफ द फीटस सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, and then it will create a problem over there। और वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट बेबी इज गोइंग टू बी नॉर्मल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल एज ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, राइट। ड्यूरिंग डिलीवरी देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वो डिलीवरी के टाइम पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे RH नेगेटिव मदर मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा इन अ subsequent pregnancy and severe anemia and jaundice in the baby can be seen, ये जाके RBC को मारना खत्म चालू करता है। This is my erythroblastosis fitiliasis, right? तो जनरली आपको करना क्या होता है, जैसे ही आपका पहला डिलीवरी हुआ, एज अ डॉक्टर वन हैज टू गिव द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग वहां पे देके उसे सप्रेस कर देना चाहिए ताकि ये वापस से आपका वहां पे ना हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। सो नाउ यू हैव ओवर हियर हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सो नाउ यू हैव योर ह्यूमन हार्ट यहाँ पे, एंड टेल अस Now let's try to understand the basic thing of the human heart। आपका ब्लड वाला आप देख लिया, let's see the heart। हार्ट आपको ओरिजिन कहाँ से करता है, सो हार्ट विल ओरिजिन फ्रॉम द मेसोडर्म। सो इसको हम स्लोली हम चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। सो हार्ट विल ऑलवेज ओरिजिन फ्रॉम द मेसोडर्म, सो इट विल हैव मेसोडर्मल ओरिजिन आपके यहाँ पे, राइट। हार्ट को हम रखते हैं लंग्स के बीच में, इट इज अ मस्कुलर चेम्बर्ड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ, आपके यहाँ पे टिल्टेड हुआ है थोड़ा सा आपके यहाँ पे हार्ट। हार्ट विल हैव अ डबल वॉल कवरिंग, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पेरिकार्डियम, दैट विल हैव द पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट के चेंबर्स आपके यहाँ पे कितने होते हैं, सो वी नो दैट हार्ट विल ऑलवेज हैव 4 चेंबर्स, सो हार्ट विल ऑलवेज हैव समथिंग यू ऑल नो, सो हार्ट विल बी हैविंग 4 चेंबर्स यहाँ पे। बना इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे चेंबर्स दिखाने हैं, मैं बना इसलिए रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे, सो दैट वी कैन शो how the blood is moving over there। So right ventricle, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. This is what you find in the 4 chambers of the heart, that's what you'll get to see in this, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ valves मिल जाएंगे, you'll get to see some valves over here। So right artery और right ventricle के बीच में आपको कौन सा valve मिलता है देखने के लिए, tricuspid valve। right, बिल्कुल सही। So here I will get to see my tricuspid valve, बिल्कुल सही, true।
And then you have between the left atrium and left ventricle which you will have the bicuspid valve. Spid valve will get to see over there. चलो डायरेक्टली अब हम स्टेटमेंट से देखो, ये सब आप वैसे भी आप जानते हो. You have these 4 septums, 4 chambers आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. सेप्टम आपके यहाँ पे क्या होता है? So between the auricles you have an interarterial septum. So दो आर्टरी एक दूसरे से आप अलग कैसे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ interarterial septum से. Between the ventricles दो वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से. ये आपका ज्यादा थिक होता है यहाँ पे. एंड दोनों ऑरिकल्स दोनों वेंट्रिकल से कैसे सेपरेट किए जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ माय ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से आप यहाँ पे अलग किए जाते हैं. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, एक सेकंड ना. आई होप आपको दिख रहा है ना मैं यहाँ पे क्या मार्क कर रहा हूँ. आई होप यू आर एबल टू सी दिस थिंग. दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट लेट मी नो अगर कोई चीज समझना है तो. सो कार्डियक वाल्व्स आपके यहाँ पे जो होते हैं, यू विल हैव योर राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल विच यू हैव अ ट्राइकुस्पिड वाल्व, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल विच यू विल हैव द बाइकुस्पिड वाल्व आपको मिलेगा देखने के लिए. एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एट द बेस ऑफ अओर्टा आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व. सो देयर विल हैव अ सेमी लूनार वाल्व आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. अब हार्ट के अंदर यू विल हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, नोडल टिश्यू जिसको हम कहते हैं जो आपका हार्ट बीट जनरेट करेगा. And that is called as my SA node. So SA node आपके यहाँ पे क्या करता है? ये आपका हार्ट बीट को यहाँ पे आपका जनरेट करेगा. आपका SA node यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको ये कहाँ मिलता है. Then you should know that SA node I'll be finding in the upper part of my right atrium. So upper part of the right atrium will have the SA node. This will have your SA node आपका यहाँ पे. ठीक है. And then you have the right atrium का जो आपका जो lower part आपका यहाँ पे होगा. Right atrium का जो lower part आपका यहाँ पे जो होगा, that is going to be called as my AV node. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज AV नोड. सो यू हैव अ SA नोड एंड यू हैव AV नोड आपके यहाँ पे. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, तो SA नोड एंड AV नोड आपको यहाँ पे रखना है. दैट इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन माय राइट आर्टरियम के बीच में आपको ये नोड आपको देखने के आपको वहाँ पे मिल जाता है. राइट, SA नोड आपके यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट करता है एंड देन वहां से नर्व इंपल्स आपको जाता है AV नोड के पास एंड देन AV नोड से इट विल गो टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, सो यू विल हैव दिस कार्डियक मसल्स वहाँ पे SA नोड एंड AV नोड, आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड एंड AV नोड. देन वहां से आपका नर्व इंपल्स आपका जाएगा इनटू द बंडल ऑफ हिस के पास एंड AV बंडल से इट विल गो टुवर्ड्स द पर्किंजियन फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में आपके नर्व इंपल्स को पहुंचाया जाता है. सो दैट्स व्हाट वी विल गेट टू सी इन दैट. राइट अपर कॉर्नर के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे SA नोड एंड लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे आपको मिलता है आपका यहाँ पे आपका AV नोड. दोनों के दोनों आपके राइट आर्टरियम के अंदर भी आपको मिलेंगे देखने के लिए. तो ये याद रखना, जनरली आपकी हार्ट बीट जो रहती है वो 72 बीट्स पर मिनट आप रहती है, मतलब 70 से 75 के बीच में आपको मिलेगी आपकी हार्ट बीट. यहाँ पे ये इंक्रीज की जा सकती है. यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर हार्ट बीट एज पर द रिक्वायरमेंट, वो इंक्रीज की जा सकती है. ठीक है, वाल्व्स आर मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. इनका काम यहाँ पे होता है टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. तो ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ पे लोग अवॉइड करेंगे. ऑलवेज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज गेटिंग अवॉइडेड इन दिस. राइट, याद रखना योर ब्लड विल ऑलवेज गेट लाइक योर हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट और यहाँ पे आपको होते मिलेगा आपके यहाँ पे डबल सर्कुलेशन. प्लीज ये बात हमेशा सब लोग याद रखना, कहाँ से ब्लड कहाँ पे जा रहा है. कई बार इसके ऊपर बेस सवाल आ जाता है. राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड हमेशा जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा टुवर्ड्स योर लंग्स. सो फ्रॉम हियर द ब्लड विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द लंग्स. सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. और लंग्स में जाने के लिए आप कौन सा चैनल यहाँ पे इस्तेमाल करोगे? कौन से ब्लड वेसल के थ्रू लंग्स तक जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. बिल्कुल सही. So this will go towards the lungs with the help of my pulmonary artery. So pulmonary artery के मदद से the blood will go towards the lungs. ठीक है. Now left ventricle से the blood will go towards the throughout the body. So left ventricle से आपका blood जाता है पूरे body की तरफ. So it will from here will go throughout the body. So throughout the body जाने के लिए it will enter from the left ventricle towards the aorta. So it will enter the blood vessel, that's your aorta. So via aorta, it will go throughout the body. तो आपको याद रखना है कि आपका ब्लड कहाँ से कहाँ पे जा रहा होता है. और एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि वेंट्रिकल्स आपके मस्कुलर होते हैं नहीं होते, द आंसर इज यस, वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे मस्कुलर होते हैं और उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कुछ ज्यादा ही मस्कुलर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. सो रखना लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर. दिस विल बी अ मच मोर मस्कुलर, क्योंकि यहाँ पे जब आपका ब्लड पंप किया जाएगा, this will go throughout the body. So it will be much more muscular and this will go throughout the body. आपको यहाँ पे होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So that is something you have to know in this. ठीक है, okay.
सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपके यहाँ पे नहीं होती, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपनिंग ओवर देयर। अब मुझे फटाफट बता दो आपके फ्रॉक के अंदर कितने चेंबर हार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे? फ्रॉक विल हैव हाउ मेनी चेंबर्स ऑफ हार्ट? 3 3 चैम्बर। ठीक है, मुझे बताओ ऑस्ट्रिच के अंदर कितने चेंबर हार्ट आपको मिलेगा? 4 ठीक है। ऑस्ट्रिच, चलो आपका अगर हम फ्रॉक की बात करते हैं, याद रखना फ्रॉक के अंदर मिक्स सर्कुलेशन आपको होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। सो यू फाइंड यू हैव 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल्स एंड वहां पे आपका मिक्स सर्कुलेशन वहां पे हो रहा होता है। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। 4 चेंबर्ड हार्ट जहां पे आपको मिलेगा, दे विल नेवर हैव मिक्स सर्कुलेशन, दे विल हैव अ डबल सर्कुलेशन, जहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल ट्रैवल सेपरेटली। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यू विल हैव अ 2 सर्किट, यू हैव अ पल्मोनरी सर्कुलेशन जहां पे आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, राइट वेंट्रिकल से याद रखना ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स एंड लंग्स से इट विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑरिकल। मतलब लंग्स से क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ब्लड वापस आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड विल गो टुवर्ड्स द वाया अओर्टा विल गो टुवर्ड्स द थ्रू आउट द बॉडी, टिश्यू तक जाएगा और टिश्यू से हम उस ब्लड को लेके आएंगे बैक इनटू द राइट ऑरिकल के अंदर वाया वेना केवा, एंड दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी अगर सामने टर्म आ रहा है तो आपका ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द लंग्स। जब भी आए ना टर्म आपके सामने पल्मोनरी सर्कुलेशन, याद रखना इट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स। जब भी आपके सामने टर्म है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, बाकी तो आप उसे घुमा के आप अपने आप से ले आओगे। देन यू हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? क्या कोई मुझे इसे समझा सकता है? एनीवन? बताइए जानवी, बोलिए। सर ये लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच के कनेक्शन को दैट इज समथिंग ओके। एनीथिंग एल्स? एनीवन? एनीथिंग एल्स इन दिस? बोलिए बेटा, बोलिए जिसने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए प्लीज। तो पहले ब्लड इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा, फिर उसके बाद वो हार्ट पे भेजा जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो okay, let me explain this. From digestive tract the blood will go to the liver and via hepatic portal vein, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे hepatic portal circulation। coronary circulation आपके यहाँ पे क्या होता है? blood flows to and from the cardiac musculature। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं what is my hepatic portal system। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये समझ लो एक बार के अंदर। अज्यूम करो कि यहाँ पे इंटेस्टाइन है, अज्यूम कर लो कि ये आपका यहाँ पे एक इंटेस्टाइन है। दिस इज योर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर आपका खाना यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाएगा और वहां पे आपको एब्जॉर्ब भी कर लेना होता है। सो आपने ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी बचपन में, दैट इंटेस्टाइन के अंदर ही आपके खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो समझो आपने अपना खाना खाया, रसगुल्ले खाए, यू हैड योर आइसक्रीम, सब कुछ आपने खा लिया और उसके बाद आपका खाना डाइजेस्ट करके हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको याद ही रखना है कि इंटेस्टाइन से आपके खाने को हम यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब द खाना फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो इंटेस्टाइन में यहाँ पे खाना आ चुका है, आपने वहां पे उसे, सो दीज आर माय डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ये ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होंगे, दे आर ऑल माय डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, दीज आर माय फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे आर माय ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। इसको आप करते हो एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब करा जाता है यूजिंग द कैपिलरीज। कैपिलरीज का इस्तेमाल करके आप एब्जॉर्ब करेंगे, सो यू हैव सम कैपिलरीज। तो आपके पास यहाँ पे होंगे कुछ कैपिलरीज और कैपिलरीज का इस्तेमाल करके आई विल एब्जॉर्ब दिस फूड पार्टिकल्स। फिर मेरी यहाँ पे कैपिलरीज है। ये बात तो आप जानते हो ना कि कैपिलरीज ही होती है जहां पे आप एक्सचेंज करते हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो, गैस का एक्सचेंज हो, दैट विल ओनली हैपन नियर बाय द कैपिलरीज। कैपिलरीज ही होती है जिसकी मेम्ब्रेन थिन होती है, तो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। सो कैपिलरीज का इस्तेमाल करके आई एम गोइंग टू रीएब्जॉर्ब सम फूड पार्टिकल्स, जो मैंने डाइजेस्ट किया उसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये मेरी कैपिलरीज है और कैपिलरीज क्या करती है, सब इकट्ठा होती है एंड दे विल गिव राइज टू अ वेन। सो ये मेरी यहाँ पे कैपिलरीज थी, यहाँ पे आपके खाने को हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया और कैपिलरीज ने यहाँ पे मिलके क्या बनाया, कैपिलरीज हैव रीफॉर्म टू कनेक्टेड टू रीफॉर्म इनटू अ वेन। अब वेन बनने के बाद, वेन बनने के बाद दिस वेन विल गो टुवर्ड्स द लिवर। अब ये जो वेन हमने यहाँ पे बनाई है ना, इस वेन को हम बोलेंगे यहाँ पे सर हेपेटिक पोर्टल वेन।
अब ये वेन अगर हिपैटिक टर्म लिखा हुआ हो ना, याद रखना लिवर की बात की जाएगी। हिपैटिक या हिपेटोसाइट का मतलब भी आपका होता है यहाँ पे लिवर। तो आपकी वेन जाएगी और ये जाएगी आपके लिवर के पास। सो लेट्स मेक अ लिवर, ग्रीन कलर का बनाते हैं लिवर अपना यहाँ पे। सो लेट्स मेक यहाँ पे लिवर ओवर देयर व्हिच इज ग्रीन इन कलर, राइट। अब वेन मेरे लिवर के पास यहाँ पे पहुंच चुके, दिस इज माय लिवर यहाँ पे। अब लिवर के पास ये वेन गई क्यों? नॉर्मली क्या कर रहा जाता है कि वेन आपकी जाती है हार्ट के पास, दैट इज व्हाट यू नो, कि जनरली आपकी वेन निकल के जाती है सीधे आपके हार्ट के पास, और यहाँ पे आपके ये लिवर के पास। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज आपके पास यहाँ पे कुछ कंटेंट है और वो कंटेंट आपको देना है लिवर को। सो यू हैव सम कंटेंट अलॉन्ग विद यू एंड दैट कंटेंट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द लिवर। तो आपकी ये जो वेन होगी या यहाँ पे आके बनाएगी कैपिलरीज, ताकि जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट है, जो भी आपके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट एवरीथिंग कैन बी सेंट टुवर्ड्स द लिवर। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिवर के साथ आप यहाँ पे शेयर कर सको। सो यू कैन फाइंड एवरीथिंग गेटिंग शेयर्ड ओवर देयर विद द लिवर यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो यहाँ पे आपका सारा कंटेंट आपको यहाँ पे लिवर के साथ आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा फ्रॉम द कैपिलरीज के थ्रू। एंड आप सारा कंटेंट मतलब जो भी आपको यहाँ पे स्टोर करना है, रखना है, वो आपने यहाँ पे शेयर कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो माई कैपिलरी यहाँ पे। अब आपको याद ही रखना है कि पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, या पोर्टल सिस्टम को आप कैसे देख सकते हो। पोर्टल सिस्टम मतलब कैपिलरीज फॉर्मिंग वेन एंड वेन अगेन फॉर्मिंग द कैपिलरीज। जनरली क्या होता है, कैपिलरी बनाती है वेन एंड देन वेन जाता है आपके हार्ट की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपकी कैपिलरी ने वेन बनाया एंड दैट वेन इज अगेन फॉर्मिंग द कैपिलरी एंड दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। सो पोर्टल सिस्टम में आपको यहाँ पे रखना है दैट योर कैपिलरीज विल फॉर्म द वेन and the veins will form the capillaries आपके यहाँ पे, and these capillaries will go to certain locations। वहां पे इन्होंने यहाँ पे चीजों को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करना मतलब चीजों को वहां पे छोड़ दिया जिसको छोड़ना था, और फिर वापस यहाँ पे मेरी कैपिलरी इकट्ठा होगी। These capillaries will come together and will give rise to a vein। ये वापस सारी इकट्ठा होकर आपको बना के देगी आपके यहाँ पे वेन, और ये वेन आपके फिर लिवर से निकल के मिल जाएगी आपके हार्ट की तरफ। Now this vein which will be coming out from the liver, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे हिपैटिक वेन। ये वेन मेरा जाता है मेरे हार्ट की तरफ। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। This circulation over here is called as my hepatic portal system. So capillaries will form the vein and those veins will reform the capillaries and this is called as my hepatic portal system। और ये जो आपके यहाँ पे वेन्स होती है ना, they will again come back towards the heart, so they will basically go towards the heart। अगर आपको याद रखना कि पोर्टल सिस्टम आपके सामने टर्म आया, so it's like capillaries, vein, capillaries, that's how it is going to be। कैपिलरीज, वेन, कैपिलरीज, दैट्स योर पोर्टल सिस्टम। और ये करने का पर्पस यहाँ पे ये है ताकि आप कोई एसेंशियल चीजों को आप यहाँ पे पहुंचा सको। यू कैन सेंड ऑल द एसेंशियल थिंग्स टुवर्ड्स योर लिवर के पास। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सच्ची बताओ, पता चला नहीं चला ये चीज? यस सर। ओनली वन यस। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है बिकॉज व्हाट यू विल फाइंड ना, अगर आप देखोगे आपने न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर भी, तो वहां पे भी आपको मिलेगा आपका हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। वहां पे भी आपको मिलता है आपका हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो इन दिस। ठीक है, सो ये आपको हो गया आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड इसके थ्रू आप अपने ब्लड को आप पहुंचा सकते हो अपने लिवर तक। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को आप लिवर तक पहुंचा रहे हो, राइट। देन यू हैव द कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल जब भी आपके सामने टर्म आएगा, पूरा एक हार्ट बीट को लगता है आपके यहाँ पे 0.8 सेकंड। सो कार्डियक साइकिल यूजुअली इज गोइंग टू टेक अराउंड लाइक 0.8 सेकंड्स आपका यहाँ पे लेगा। That's what it will take। ठीक है, सो लोकेशन क्या होता है यहाँ पे, यू नो, you have ऑरिकल, वेंट्रिकल, you have valves, you know all those things यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये रखना है कि जब आपका दोनों आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो आपके जब दोनों वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो टाइम पे आपकी जो आवाज आती है दैट विल कम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द ऑरिकल्स। जब आपके ऑरिकल्स आपके क्लोज होते हैं, सॉरी, जब आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपका जब वहां पे बंद होगा, तब आपकी वहां पे वो आवाज आएगी। सो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो आपके बंद होते हैं, तब आपकी आवाज आती है, दैट्स योर लब साउंड। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। समथिंग यू कैन मेंशन ओवर हियर दैट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब आपके यहाँ पे किया जाता है, सो उस दौरान यू विल गेट अ साउंड एंड दैट साउंड इज माय लब साउंड।
लब साउंड आपका तब आएगा, लब साउंड आपका तब आएगा जब आपके आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। व्हेन यू विल फाइंड योर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विल क्लोज, तब आपका यहाँ पे आपको लब साउंड आपको यहाँ पे आपको सुनाई देता है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि आपको डब साउंड कब सुनाई देता है? Anyone can tell me when the second sound dub sound will come? सर जब सेमिलर वाल्व बंद होंगे। राइट, जब मेरे सेमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद होंगे। सो व्हेन आई विल फाइंड, और ये सिमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे बंद होते हैं जब मेरा यहाँ पे रिलैक्स करता है। सो व्हेन माय वेंट्रिकुलर अंडरगो रिलैक्सेशन, मैं वेंट्रिकल्स, जब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, सो वेंट्रिकल्स जब मेरे करते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन, तो वो टाइम पे क्या होगा? यू विल फाइंड दैट माय सेमिलर वाल्व विल गेट क्लोज्ड। सेमिलर वाल्व जो मेरा यहाँ पे होगा वो मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मेरे यहाँ पे सिमिलर वाल्व मेरे यहाँ पे क्लोज हुआ, दैट विल गिव मी द डब साउंड। वहां पे जो मेरी डब साउंड यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, सुनने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो यार रखना, लब एंड डब साउंड आपके यहाँ पे कहाँ पे कब आता है, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, राइट? सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, देखो, सो यू विल फाइंड, आपको ये बात भी आप सबको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। ऑरिकल्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, जब वो रिलैक्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई जॉइंट डिस्टॉल। ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोल जब होगा, जब आर्ट्रिया मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय 30%। सो बेसिकली 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाता है, 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाएगा टुवर्ड्स योर वेंट्रिकल तक पैसिवली। बाकी 30% जो आपका ब्लड होता है वो आपके इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके यहाँ पे आता है। जब मेरे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो टाइम पे मेरा वेंट्रिकल रहेगा यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में। ठीक है, सो वो टाइम मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में आपके यहाँ पे रहता है। तो रहता है जब मेरा आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल मेरे यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट? व्हेन यू हैव जॉइंट डायस्टोल के, अगर हम यहाँ पे देखो, जब आपका ऑरिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यू कैन सी द कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल इज इन द रिलैक्स स्टेट, तब क्या होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व आपका ओपन हो जाएगा एंड सिमिलर वाल्व यहाँ पे आपका बंद रहेगा। ओके, नाउ यू शुड नो दिस थिंग दैट व्हेन माय वेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टोल, जब मेरा वेंट्रिकल यहाँ पे सिस्टोल करता है तब ऑरिकल मेरा यहाँ पे रिलैक्स रहेगा and contraction of ventricles will lead to a 70 ml of blood going towards the lungs or throughout the body। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 70 ml आपका यहाँ पे रहता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, and this will lead to a ventricle systole, will lead to a closing of the your arterioventricular valve, मतलब tricuspid और bicuspid valve आपके यहाँ पे बंद होगा, that will create the lub sound। वो टाइम पे आपका सेमिलर वाल्व आपका यहाँ पे ओपन रहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वाल्व आपका यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज माय कार्डियक आउटपुट, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज माय कार्डियक आउटपुट, सीओ, व्हाट इज माय कार्डियक आउटपुट आपके यहाँ पे क्या होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर, मतलब हार्ट बीट, एक हार्ट बीट पे कितना टाइम लगता है? तो राइट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट, stroke volume into your number of heartbeat is going to give me the cardiac output। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका यहाँ पे रहता है अराउंड 70 ml, राइट? इनटू नॉर्मली यू विल हैव योर 72 बीट्स। तो आपका अगर मैं एक राउंड फिगर आपको यहाँ पे लूं, देन राउंड फिगर इज गोइंग टू बी अराउंड, कि कार्डियक आउटपुट आपको यहाँ पे आएगा अराउंड 5000 ml। दिस इज द राउंड फिगर यहाँ पे। सो अराउंड 5000 ml जितना आपके यहाँ पे आ जाता है आपके यहाँ पे कार्डियक आउटपुट। This is your cardiac output, CO। क्या बॉडी का कार्डियक आउटपुट चेंज हो सकता है टाइम के साथ साथ? यस। कब ये चेंज हो सकता है और ये कब चेंज करके आपको जरूरत पड़ सकती है? सर जब कोई एथलीट है तो वो एक्सरसाइज करता है तो वो ज्यादा ब्रीथ इन करेगा तो उसके बॉडी में सर्कुलेशन भी जल्दी होगी। ठीक है, राइट। एथलीट के अंदर यू कैन हैव अ मच मोर हायर कार्डियक आउटपुट आपको यहाँ पे मिल सकता है। इवन इन द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, वो टाइम पे भी आपका कार्डियक आउटपुट आपका पे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट। कई बार वो लोग क्या करेंगे ना, आपके सवाल के अंदर दे विल गिव यू द नंबर ऑफ हार्ट बीट, दे विल गिव यू द कार्डियक आउटपुट, दे विल टेल यू कि बताओ कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। अभी आपके यहाँ पे 70 ml आपका दिख रहा है, बट इट कैन ऑल्सो चेंज टू
100 ml या 110 ml भी आप यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन हैव द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल, वो भी आपको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय कार्डियक आउटपुट. लेके आपको इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. देन लेट्स टॉक अबाउट माय ECG. ECG आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. यू हैव दिस PQRST आपको मिलता है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर. इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड ग्राफिकल प्रिंट जो आपको मिलेगा यहाँ पे दैट्स माय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ECG की वजह से आप हार्ट की एक्टिविटीज को या कार्डियक साइकिल को आप अपना यहाँ पे आप समझ सकते हो. कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द हार्ट एंड इट्स कार्डियक साइकिल को आप इजीली आप यहाँ पे समझ पाओगे. सो आपको याद रखना है कि PQRS आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, बिकॉज सवाल इसके ऊपर बेस्ड आपके जनरली पूछ लेते हो लोग. P wave will tell you the depolarization of the arteria. यहाँ पे आपका होगा depolarization of the arteria. So arteria will undergo contraction यहाँ पे, right? ये भी आपको याद रखना है that this is going to be depolarization, मतलब आपका यहाँ पे contraction of the arteria. That is my P wave. QRS wave जो आपका यहाँ पे होगा that will give us the depolarization of the ventricle. That means contraction of my ventricles. And T wave आपको यहाँ पे बता रहा है आपके यहाँ पे repolarization of ventricle. That means relaxation of my ventricles. यहाँ पे इतना आप यहाँ पे याद रखो. That's what you have to know. याद रखना अगर आपके ECG के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, समझो आपका QRS आपका ज्यादा लंबा हो गया, P वेव आपका ज्यादा बड़ा हो गया, then that means there is a defect in the heart. अगर ऐसा कुछ अगर होते हुए आपको दिखता है then that means there is a defect in the heart, या हार्ट के फंक्शन में कोई ना कोई वहां पे आपकी दिक्कत आ रही है. ठीक है, कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है क्या, कैन एनीवन टेल मी लाइक दिस, कि अगर आपका you have a P wave and if you have a very after long you are getting the QRS wave. काफी टाइम लग गया QRS wave को आने में. And then you have the T wave. Can anyone tell me इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या होता है? What do you mean by this? अगर ऐसा अगर आपको दिख रहा है, नॉर्मल डिस्टेंस आपके यहाँ पे बढ़ चुका है, P QRS और T के बीच में, मतलब P और QRS के बीच आपका डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका है, क्या कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? Second रुक जाओ, I cannot see people raising their hand. मुस्कान बताइए. कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाएंगे. कार्डियक मसल्स यहाँ पे डैमेज हुए हैं. जानते आपको क्या लग रहा है? सेम. यस, मेरे कार्डियक मसल्स मेरे यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं. कार्डियक टिश्यू के अंदर या कार्डियक सेल के अंदर यहाँ सम इशू हो रहे हैं. बताइए शिखा, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, वो गलती से. ठीक है, ठीक है. सो याद रखना आपके कार्डियक मसल्स या कार्डियक सेल्स जो आपके यहाँ पे, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डैमेज आपको दिख रहा है. देयर इज सम काइंड ऑफ डैमेज और सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन आपका पे होगा, जिसकी वजह से आपके वेव को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है. बेसिकली आपका नर्व इम्पल्स P से लेके, आपका नर्व इम्पल्स यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंचने में अगर वो टाइम ले रहा है, सो दैट मीन्स कि बीच में आपके मसल्स यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, इसलिए टाइम लग रहा है. सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर कि कोई ना कोई डिफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए. अगर QRS अगर आपको बड़ा होता है ना, दैट ऑल्सो टेल्स मी कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट विद द हार्ट एज वेल. तो ये आपको याद रखना है कि अगर डेविएशन होगा देन दैट इटसेल्फ मींस कि कोई डिफेक्ट आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है. सो नंबर ऑफ QRS in a given time frame determines the heartbeat of the individual. End of T wave marks the end of the systole. Any deviation in the ECG indicates possible abnormalities or disease of the heart. ECG makes a sound p करके, that is goes into cardiac arrest अगर ऐसा कुछ होता है तो. Okay. So now let's talk about my regulation of your heartbeat. Like आप अपने cardiac cycle को आप कैसे regulate करते हो? तो सबसे पहली बात, medulla oblongata regulate कर सकता है. आपका हार्ट खुद से आपका हार्टबीट जनरेट करेगा. सो हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक इन नेचर. ये तो आप पहले से जानते हो, योर हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक इन नेचर. दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको याद ही रखना है कि यू हैव अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ हार्टबीट, एंड दैट इज माय मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका यहाँ पे हार्टबीट को यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज आपके यहाँ पे कर सकता है. तो ये कार्डियक फंक्शंस को यहाँ पे वो रेगुलेट कर सकता है. कैसे कर सकता है? यूजिंग माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अगर आपको याद हो तो न्यूरल सिस्टम में मैंने पढ़ा था, ANS के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं. वी हैव अ सिंपैथेटिक एंड यू हैव अ पैरासिम्पैथेटिक टाइप्स ऑफ नर्व्स यहाँ पे. Just wait a minute. Okay, so that's what we'll be finding in this. आपको याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्व्स आपको लेके आता है एक्साइटरी स्टेट के अंदर. तो अगर आपको हार्टबीट को इंक्रीज करना हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना हो, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना हो, तो सिंपैथेटिक नर्व आपके अपने यहाँ पे काम करेंगे. ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू ब्रिंग यू इन द काम स्टेट. मैंने आपको पहले बोला था
दे आर नोन टू ब्रिंग यू इन द काम स्टेट में आपको यहाँ पे लेके आते हैं. Now when you say that they are going to bring you in the calm state के अंदर, ठीक है, so that is going to decrease the heartbeat, ventricular contraction पे आपका वो decrease करेगा और cardiac output भी आपका वो decrease करेगा. So this is something you have to know. It will bring you in the calm state के अंदर, and sympathetic nerves will bring you in the excitatory state के अंदर. They will bring you in the excitatory state में ये आपको यहाँ पे लेके आते हैं. This is something you have to know in this, right? ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is something you have to know. So this is my your calm state और excited state में आपके यहाँ पे sympathetic और parasympathetic nerves आपको लेके आएंगे. So याद रखना कौन सा part of brain control करे आपके cardiac muscle को. That's your middle of longata is something. The answer is going to be that. Then you have the disorders यहाँ पे. Then you have the disorders. So in disorders को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बार देख के उन्हें समझ लो. Cardiac arrest जब आपका heart suddenly आपका बंद कर देता है काम करना. That's my cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट होने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता. जनरली होता क्या है, मैंने आपको ये बात बताई थी पहले भी, दैट व्हेन यू डिस्कस अबाउट द कार्डियक अरेस्ट, लेट मी टेल यू ओवर हियर, जब आप बात करते हो अबाउट माय कार्डियक अरेस्ट के बारे में, तो याद रखना हियर यू विल हैव अ वेरी हाई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यू विल हैव अ हाई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, and then suddenly the heart stops beating, and then suddenly heart stops beating. This is something I'll find happening in my cardiac arrest के अंदर. ये आपको होता है होते हुए आपके यहाँ पे within the cardiac arrest में, ठीक है. Then you have the heart failure. Heart is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body. ये हार्ट आपका सही से काम नहीं कर रहा है, शायद आपके हार्ट को कोई डैमेज हुआ होगा या उसके तरफ ब्लड सप्लाई कम था इसलिए वो सही से काम नहीं कर रहा. So it is not pumping the blood as per the requirement. ये याद रखना atherosclerosis, that is a coronary artery disease. यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्लड वेसल में इकट्ठा हो जाता है, इससे क्या होगा, आपका आर्टरियल ल्यूमेन आपके यहाँ पे नैरो हो जाएगा. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ये चीज, यू हैव वन आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट को. सो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट को, दैट इज माय कोरोनरी आर्टरी, ठीक है. सो कोरोनरी आर्टरी का यहाँ पे काम करता है, इट विल सप्लाई द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. सो विल हैव द कोरोनरी आर्टरी. अब अगर इस आर्टरी के अंदर अगर आपका ब्लॉकेज हो जाता है, समझे मेरी आर्टरी है जिसका काम है सप्लाई करना ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, अगर इस आर्टरी के अंदर आपका ब्लॉकेज हो जाता है, यहाँ पे इफ यू हैव अ ब्लॉकेज ओवर हियर, समझो आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लग चुका है, आप सुबह शाम जाके खा रहे हो वड़ा पाव बाहर जाके, आपका कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे लग चुका है. इफ एट ऑल दैट हैपेंस, देन दैट मींस व्हाट, यू विल फाइंड दिस विल क्रिएट द ब्लॉकेज ओवर देयर. दिस विल क्रिएट द ब्लॉकेज, और ये ब्लॉकेज के वजह से यू कैन हैव हार्ट अटैक भी फ्यूचर में आ सकता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. दिस इज माय डिपोजिशन ऑफ माय कोलेस्ट्रॉल. दिस इज ऑल माय कोलेस्टेरॉल. अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, देन फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं. सो दिस इज माय आथेरोस्क्लेरोसिस. फिर आपको सर्जरी बाईपास कराना पड़ता है सो दैट यू कैन क्लियर दैट पर्टिकुलर ब्लॉकेज वहां पे. ओके. हाई ब्लड प्रेशर याद रखना. कोई बताएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन? सर अपर 120, लोअर 80. अपर लोअर को हम क्या बोल लेंगे? सिस्टोल, वैसे ही बोल दो 1 मिनट. सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर आपके यहाँ पे 120 रहेगा और डायस्टोलिक आपके यहाँ पे रहेगा 80. सो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, राइट, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर यू विल हैव 120/80. सो इतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आपका होता है यहाँ पे, दैट्स योर 120/80 इज अ ब्लड प्रेशर यू विल फाइंड ओवर देयर. अगर आपका यहाँ से डेविएट हुआ, इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग डेविएटिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, अगर आपका ये डेविएट होता है आपका यहाँ से, अगर आपका ये चीज अगर आपका डेविएट हो गया, मतलब आपका बढ़ गया, then that is called as my hypertension. अगर 130/90 है तो इतना दिक्कत नहीं है, बट इट इज स्टिल हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको भी दिख रही है. अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे बियॉन्ड जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंडीशन ऑफ योर हाइपरटेंशन. सो 120 इज माय सिस्टोलिक प्रेशर. इट इज योर सिस्टोलिक प्रेशर आपका यहाँ पे, एंड दिस विल बी माय डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर. This is what we will be finding happening over here.
ठीक है, सो दैट्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर ज्यादा हुआ 145/90 हो गया, लीड्स टू हार्ट डिजीज, आल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक माय ब्रेन एंड किडनी। ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहा ना, याद रखना, अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है कभी कभी, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर आपका ये हो रहा है काफी लंबे टाइम के लिए, नॉर्मल, अगर आप बैठे हुए हो, इवन देन यू हैव, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, देन इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपर टेंशन, देन दिस कैन बी कॉल्ड एज योर हाइपर टेंशन। So that is something you have to know over here. Then you have a angina pectoris। यहाँ पे angina pectoris में आपको क्या मिलता है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की तरफ आपका कम हो चुका है। नॉट इनफ ऑक्सीजन इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट। आपके हार्ट को ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। ये इसलिए होता है जनरली क्योंकि आपका हार्ट के अंदर कुछ ब्लॉकेज हुआ पड़ा है। आपने खाया था, लाइक यू हैड योर वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड यू हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ ब्लॉकेज, एंड उस ब्लॉकेज की वजह से आपका ऑक्सीजन सप्लाई आपके हार्ट मसल्स तक आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहा। If at all that happens, that is going to affect the blood flow, and this is something you find happening in my commonly middle age and elderly people के अंदर आपको ये होते मिल सकता है। So that is my angina pectoris, right? And then you have the heart attack। अरे थोड़ा लेट नहीं हो गया बेटा यहाँ पे? शिक्षा थोड़ा लेट हो गया, क्लास खत्म होने में 15 मिनट बाकी थे, कोई बात नहीं। सो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो आप कह सकते हो अगर किसी को एंजिना पेक्टोसिस है तो ओकेजनल चेस्ट पेन होगा उसे, बट दैट इज नॉट अ हार्ट अटैक। अगर मुझे एंजिना पेक्टोसिस है, दैट मींस मेरा ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई मेरे मसल्स की तरफ इनफ हो नहीं रहा, बट दैट डज नॉट मीन अ हार्ट अटैक, बट फ्यूचर में आ सकता है। सिमिलरली अगर मुझे आर्थरोस्क्लेरोसिस है, देन वो हार्ट अटैक मुझे हो नहीं रहा वहां पे, बट फ्यूचर में आ सकता है बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट सप्लाई टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने रिवीजन कर लिया इस चैप्टर का। यहाँ पे वी हैव डन द मेजर चंक ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर। अच्छा पहले ये बताओ, क्या डिजीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर द डिजीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। नए बच्चे, पुराने बच्चे, ऐसे इतना क्या बेटा, कुछ खा के आया करो बेटा आप लोग क्लास के अंदर। कैसे आप आंसर दे रहे होते हो? यस भी इतना। यस सर। हाँ चलो, बेटर। देखो देखो दीप्ति, रानी, और राइट। चलिए, अरे जसनूर क्या रिपीट कर रहा था, मैं भूल गया, मिस्ड आउट। सर यही वाला जो आपने अभी स्लाइड दिखा रहे हो ना आप। का यस सर। राइट, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो बताइए, हैंड रेज करिए इसके लिए। चलिए हैंड रेज करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे रेज योर हैंड टू आंसर दिस। दिस समथिंग रॉन्ग इन माय। मैच करना है आपको यहाँ पे, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट के साथ यहाँ पे क्या किसको आप मैच कर लोगे? ट्राई टू रेज योर हैंड अगेन सब लोग। डिंपल बोलिए, डिंपल माइक पे क्लिक करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, क्योंकि अभिषेक नहीं है। ट्राई डिंपल, ट्राई। डिंपल इज लाइक नहीं सर, मैं चार्ट में आंसर दूंगी। दीप्ति बताइए क्या है आपका आंसर और डिंपल का आंसर? सर डिम्पल और मेरा आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे। सो बेसिकली आपके यहाँ पे हो क्या रहा है, इओसिनोफिल जो आपके पास है यहाँ पे, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। जो सिंपल वाले वो हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं। बेसोफिल का मैंने आपको पहले बताया था, इट इज द वन विच रिलीज द हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड योर हेपेरिन। तो बेसोफिल के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा, बी के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए, राइट। न्यूट्रोफिल आप जानते हो, न्यूट्रोफिल विल ऑलवेज कैरी आउट माय फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल के साथ मोनोसाइट भी करता है आपका फेगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स का काम होता है आपके यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स देना, एंड देन यू विल हैव योर पर्टिकुलर इओसिनोफिल्स व्हिच विल रिलीज योर हिस्टामाइनेज। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्टामाइनेज लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना। हिस्टामाइन नहीं है, दैट्स एंजाइम एंड रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम यहाँ पे, दैट्स व्हाई ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। Which of the following human organ is often called as a graveyard of RBC? में से कौन से ऑर्गन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ RBC? साक्षी गौतम बताइए। सर स्प्लीन। इन आप कह रहे हो यहाँ पे। काजल आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। So option C over here becomes the correct answer. Yes, spleen happens to be a correct answer in this. That's a correct answer. बिल्कुल सही। Just wait a minute, people. Just wait a minute. All right.
A sudden road accident, patient with an unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? Donor का यहाँ पे blood group कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैंड रेस करिए इसके लिए सब लोग यहाँ पे बताइए जानवी क्या है डोनर का ब्लड ग्रुप? सर ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पे। तनप्रीत सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे हम लोग यहाँ पे। यस, ओ ब्लड ग्रुप इज माय यूनिवर्सल डोनर, सो यस ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल आर, सबसे ज्यादा एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल आपके यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर बी व्हाट इन दिस? बताइए साक्षी गौतम बोलिए। सर ऑप्शन बी। एंड डिम्पल? मुस्कान? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपको होने का यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर माय मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स आप यहाँ पे। सिंपल था ये। चलो, erythroblastosis fetalaceous is caused when a fertilization takes place between the dash kind of gametes. So कौन सी कंडीशन के अंदर you will find erythroblastosis fetalaceous आपके यहाँ पे होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और राइट अगेन बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? आसान ही है अभी अभी हमने किया था। फर्स्ट होगा। जसनूर क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन। So yes, you have a RH female and you have a RH male यहाँ पे. So that is something we'll be finding as a correct answer over here. Name the blood cell whose reduction in the number can causes clotting disorder and leading to excessive loss of blood from the body. तो कौन सा ब्लड सेल अगर वो नहीं हुआ तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपको यहाँ पे हो सकता है? अगेन आसान सवाल है आपके यहाँ पे। जानवी बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। ऑलवेज इट इज गुड बी ऑप्शन डी यहाँ पे। ऑप्शन डी ही बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से अगर ये नहीं हुए देन यू कैन हैव अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपको यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल सकता है। बायकस्पिड वाल्व आर फाउंड इन बिटवीन। आपके बायकस्पिड वाल्व जो क्या होते हैं आपको कहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे? सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हार्ट। टेल अस वेयर डू आई गेट टू सी माय बायकस्पिड वाल्व्स? डिंपल बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? काजल टमटा बताइए आपका और डिंपल का आंसर। सर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी है दोनों का आंसर यहाँ पे। ठीक है, सो विल फाइंड ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, काजल मुझे बताइए राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड। ओके, मुझे बताइए आपका सेमिलर पल्मोनरी वाल्व आपका कहाँ पे होता है? सर पल्मोनरी आर्टरी और अरोट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरिया के बीच में आपको मिलेगा आपका, उसके बेस पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे पल्मोनरी सिमिलर वाल्व। वहां पे ओटा वाला तो आपका अलग हो जाएगा। ओटा वाला विल बी माय ओटिक वाल्व बिटवीन माय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ओटा के बीच में। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट हैज अ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? किसके अंदर आपको यहाँ पे थिकेस्ट मस्कुलर वॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है? बताइए साक्षी गौतम क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, जसनूर? लेफ्ट वेंट्रिकल। That's true. It is going to be option D यहाँ पे सही है। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, आपका ऐसे नोड यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ आपका पे मिल जाता है? सो वेयर डू आई गेट टू ऐसे नोड? ऐसे नोड आपको कहाँ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? बताइए यहाँ पे। तो अनप्रीत कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी के साथ आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। दैट्स अपर लेटरल वॉल ऑफ द राइट आर्टरियम। अनप्रीत आप कैसे आंसर दे रहे हो? ऐसा लग रहा है अनप्रीत इज लाइक मैं कितने बार दूं? How many times have to solve this kind of questions? Amanpreet is someone like she needs now statement based question. बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand to answer this. बताइए मुस्कान। ऑप्शन। Okay, and I hope everyone will agree on this. It is your Purkinje fiber is the correct answer in this. So आपको आपके हार्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे Purkinje सेल होता है ना, देन आप ब्रेन टिक करते हैं। याद रखना Purkinje फाइबर लिखा हुआ है, देन यू गो फॉर अ हार्ट।
अगर परकिंजिन सेल हुआ देन यू हैव टू गो टू द ब्रेन. ब्रेन में आपको सेल्स मिलते कुछ, वी कॉल मतलब परकिंजिन सेल्स. दैट्स व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर. विदिन द ह्यूमन हार्ट एवी नोड इज फाउंड एट. विदिन द ह्यूमन हार्ट एवी नोड आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो बताइए, एवी नोड विल बी सीन ओवर देयर. बोलिए साक्षी गौतम, बताइए. Sir, option D. Lower left corner of the right atrium, and that's a correct answer. साक्षी क्लास के बाद एक काम करेगा, just drop me a message with your student ID. Just do that. I think you have already sent me a message once during the assignment, so just make sure if you do that, your student ID. So yes, left corner of the right atrium is going to be the correct answer in this. Bicuspid and tricuspid valve open to allow. Bicuspid and tricuspid valve जो आपके यहाँ पे होता है, वो आपका कहाँ से कहाँ पे ब्लड को आपको भेज रहा होगा? Open to allow blood from where to where? आराम से देख लो इसे and then give me a correct answer. राइट, टर्नप्रीत क्या लग रहा है इसका आंसर? सी. मुस्कान? थर्ड ऑप्शन. शिखा? थर्ड ऑप्शन. एक बात बताओ, जानवी बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलो जानवी बताओ. Can't take so much. लग रहा है आपको यहाँ पे? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि बाइकस्पिड और ट्राइक्सपिड वाल्व ओपन टू अलाउ. अगर बाइकस्पिड और ट्राइक्सपिड वाल्व आपका ओपन है तो आपका ब्लड कहाँ पे जाएगा ये बताओ. अगर वो ओपन रहता है मेरा वहां पे, देन ब्लड कहाँ पे जाएगा? एट्रिया से वेंट्रिकल. वेंट्रिकल. तो कहाँ पे जा रहा है? वेंट्रिकल में जा रहा है ना आपका अल्टीमेटली. यस. राइट, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द वेंट्रिकल वहां पे. ठीक है, अल्टीमेटली द ब्लड विल गोइंग टुवर्ड्स द वेंट्रिकल. अल्टीमेटली विल गोइंग टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. ठीक है, मूव करके बाद में. सो इन दैट केस आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका रिस्पेक्टिवली आपका ब्लड आपके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि आपके ये ओपन है इसलिए. सो क्योंकि आपने मेंशन किया हुआ है बाइकस्पिड एंड ट्राइक्सपिड वाल्व ओपन टू अलाउ ब्लड फ्रॉम द वेन, पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा, मतलब आपका हार्ट जो लंग्स से आपका ब्लड आ रहा है और आपको वेना केवा से जो आपको ब्लड आ रहा है, ultimately will go into the ventricles. So that's why option B becomes the correct answer in this. नींद आ रही है आप सबको यहाँ पे? अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand to answer this. करेक्ट रूट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने बहुत बार सवाल ही किया होगा. ठीक है, बताइए तवनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी. And I hope everyone will agree on this. SC node से AV node, A node से bundle of it, and from there Purkinje fibers and then the heart muscles. So that is what the pathway is going to be. That is the pathway of the correct route of your heart. Duration of cardiac cycle. Cardiac cycle का कितना टाइम यहाँ पे लग जाता है? How much time does it take for a single cardiac cycle? शिखा बताइए. 0.8 सेकंड. 0.8 सेकेंड इज अ कार्डियक साइकिल. ठीक है. सो बताइए यहाँ पे P आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? व्हाट डज द P इंडिकेट्स ओवर हियर? यू हैव दिस क्वेश्चन. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. जानवी क्या लग रहा है? सही ऑप्शन. मुस्कान? ए ऑप्शन. काजल? A option. Contraction of both the arteria. That's a depolarization of the arteria. That is what P wave indicates. Not beginning, it's a contraction of my both the arteria. That's what my P wave indicate. Auricular contraction आपको ये बता रहा होता है. Auricular depolarization आपको ये बता रहा होता है. So that's what option है यहाँ पे. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. The blood pumped by the right ventricle and the left ventricle enters into. जो ब्लड आपका जा रहा होता है राइट वेंट्रिकल से और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, ब्लड आपका कहां से कहां आपका यहाँ पे जा रहा होगा?
अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू नो सर्कुलेशन वेरी क्लियरली कि ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ पे जा रहा होता है। बस दो लोग ही, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? याद करो ना, याद करो। यू हैव योर राइट वेंट्रिकल, यू हैव योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? यू हैव राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपका। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहाँ पे जा रहा होता है। ऐसे कैसे आप कर सकते हो? बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। डी कह रहे हो या बी कह रहे हो? डी कह रहे हो आप, ठीक है। बताइए तवनप्रीत। सर बी। सर मेरा भी बी था। अच्छा, मुस्कान। Second option. I hope everyone will agree on this. It is going to have pulmonary artery and aorta. Right ventricle से आपका blood जाएगा towards the pulmonary artery via towards the lungs, and left ventricle से the blood will go towards the throughout the body via aorta. So option B बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। सिंपल। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, बताइए। अभी अभी इसने हमने यहाँ पे किया था। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्या होता है आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर? सिंपल क्वेश्चन which needs to be answered from your side. बोलिए साक्षी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। डिम्पल, साक्षी, गौतम, एंड जानवी। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, vascular connection between the digestive tract and the liver. That is my hepatic portal system. Hepatic portal system drains blood to liver from, so इसका आंसर आप जानते हो यहाँ पे, the answer is going to be your intestine. इंटेस्टाइन से आपने ब्लड लेके जाना है वहां तक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ना, वैसे आपका एक और होता है जो हमारे अंदर नहीं मिलता बट आपको फ्रॉग में मिलता है। फ्रॉग के अंदर विल हैव रेनल पोर्टल सिस्टम। तो ये भी याद रखना कि रेनल पोर्टल सिस्टम जो आपके यहाँ पे होता है वो हमारे अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? विल फाइंड इन द फ्रॉग बट नॉट इन द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? यू हैव योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये दोनों आपको मिलते देखने के लिए आपको फ्रॉग के अंदर। दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द फ्रॉग के अंदर, राइट? ऑन द अदर हैंड आपका यहाँ पे होगा ह्यूमंस के अंदर, यू विल हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम and you'll have a hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. ये दोनों याद रखना। दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग के अंदर। हमारे अंदर किडनी वाला नहीं होता, रेनल मतलब किडनी वाला। सो दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ह्यूमंस के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है? एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंजिना अकर्स ड्यू टू व्हाट? एंजिना पेक्टोरिस जो आपका हो रहा था वो आपका यहाँ पे क्यों हो रहा था? व्हाई दैट वाज हैपनिंग? टेल अस जानवी, व्हाई द एंजिना पेक्टोरिस हैपेंस? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका पे गलत है जानवी, गलत है आपका। सीम्स लाइक पीपल आर लूजिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द ब्रेन। खाना खा के आया करो बेटा क्लास के अंदर। दिस इज व्हाट हैपेंस। 10 बज गए ना। बताइए बाकी लोग, क्या होगा इसका आंसर? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड यहाँ पे, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। ब्लड सप्लाई हार्ट मसल पे आपका कम होता है, तब आपका होता है यहाँ पे आपका एंजिना पेक्टोरिस वाली कंडीशन आपके यहाँ पे आ जाती है। तो भूलना नहीं आपने ये। दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे। क्या? आर्थरोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ व्हाट? सो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों आपके यहाँ पे लग जाते हैं। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है? So this is what you will find as the option of your option D. इसके अंदर आपका आ जाएगा, right? How do parasympathetic neural system affect the working of the heart? आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा। How does parasympathetic neural system affect the working of the heart? बताओ।
So raise your hand to answer this. बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ लग रहा है आपको यहाँ पे। जसनूर, आपको क्या लग रहा है? सर बी लग रहा है। देखो एक बात आप सब लोग सुनो ध्यान से और याद करो। तो फिर आपको क्या लग रहा है वैसे आंसर इसका? सर ए। ठीक है, अब मेरी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पैरासिम्पथेटिक नर्व क्या कर रहा है, तो आपको बोलते हैं ये स्लो डाउन करता है सब चीजों को, ये आपको काम स्टेट में लाता है। काम स्टेट में अगर ये ला रहा है तो इंक्रीज तो ये करेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे हट गया, हार्ट रेट आपकी कभी इंक्रीज होगी नहीं, काम स्टेट में थोड़ी इंक्रीज की जाती है। आपका ये भी हट जाएगा, राइट, और ये भी हट जाएगा। काम स्टेट के अंदर आप अपने हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को आप नीचे लेके आते हो। बताइए जानवी। सर गलती से। So in the calm state, you will find your heartbeat has to be brought down along the cardiac output. So it will reduce the heartbeat and the cardiac output. So option ये बनेगा यहाँ पे आपका as a correct answer. ठीक है? So that is what you have to know in this. So this is your option यहाँ पे. So अभी आपका ये चैप्टर का रिवीजन आपका अभी भी हो चुका है. I would strongly recommend कि एक बार जाके NCERT एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना अपने एंड पे. That's what you should do generally. क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा इसकी आप करो यहाँ पे. एंड या सो दिस इज द चैप्टर वी हैव डन. सो अब कल के एग्जाम के लिए और टुमारोज एग्जाम, एक मतलब संडे वाले एग्जाम के लिए याद रखना 12th पहले हैंडल करना. ट्राई टू फोकस ऑन द 12th ग्रेड फर्स्ट. 12th ग्रेड के जो भी आपके यहाँ पे सवाल आ रहे हैं उसको आप पहले वहां पे हैंडल करो. यू ट्राई टू हैंडल दोस क्वेश्चंस वहां पे, यू ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड देन यू मूव ऑन टू योर 11th ग्रेड के सवाल के ऊपर. और याद रखना 11th में से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे. कई सारे क्वेश्चन तो आपके बोनस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. अगर 11th का कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, चैप्टर भी आपने रिवाइज नहीं किया, तो उसे मत करो. जो आपको नहीं आता उसे आप स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं. अगर आप कल के टेस्ट के अंदर, संडे वाले टेस्ट के अंदर, अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके ले आते हो, दैट इज अ गुड थिंग. दैट मीन्स अगर आप 240 भी अगर आप स्कोर करके ले आते हो ना, क्योंकि आपका 11th पूरा तो रिवाइज हुआ नहीं है. Even if you are getting a score of like 230, 240 अगर आप लेके आते हो, that is not a bad thing, that is a good score. क्योंकि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 300, 320 के अंदर टाइम के साथ साथ, क्योंकि you still have time to revise 11th अच्छे से. तो try to get a decent score. बहुत ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाए. So be very calculative and try to get a decent mark over there, right? So एक अच्छा स्कोर लेके आओ, ठीक ठाक स्कोर लेके आओ. 12th अच्छे से करना, क्वेश्चन सॉल्व, और फिर 11 के सवाल उठाना जो आपको आते हैं चैप्टर. यू पिक अप दोस चैप्टर्स एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व देम. सो हैव अ लुक एट देम, ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी डूइंग इन द अपकमिंग टेस्ट के अंदर. एंड जैसे ही टेस्ट हो जाता है देन स्क्रीनशॉट शेयर करो. टेस्ट देके टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर दैट विद अस. स्पेशली नए वाले बच्चे, पुराने बच्चे तो कर ही देते हैं, नए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, डू दैट, राइट. सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन. ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है. एंड अगर कम स्कोर आ रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लो, बट जो भी टेस्ट देगा प्लीज जेन्युइनली देना. यहाँ से कुछ देख लिया, वहां से कुछ देख लिया, डोंट डू दैट. थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया क्वेश्चन को, आ गया आंसर, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट. कोई देख नहीं रहा है, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ अपना पे स्कोर बढ़ाने के लिए आप ले आओगे. स्कोर बढ़ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है. यू गिव मी अ जेन्युइन लो स्कोर एंड देन वी कैन सिट एंड थिंक इसको हमें कैसे बढ़ाना है, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर डू दैट. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो नाउ लेट्स रैप इट अप एंड मिलते हैं हम लोग वापस से मंडे को सब लोग, ठीक है. चलो देन एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं है देन रैप करते हैं, आते हैं हम लोग वापस से मंडे. चलो बाय बाय एंड गुड नाइट. गुड नाइट सर. बाय बाय बाय, गुड बाय नाइट. सर, गुड नाइट. बाय, गुड नाइट. बताइए साक्षी गौतम, बताइए. सर आपको स्टूडेंट आईडी शेयर करनी है. मुझे बस अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे शेयर कर दो एंड सो दैट यू कैन जस्ट get to see what are your school timings and those are the things I want to know actually. So Yes. yeah, just share your student ID once with me, okay? Then the team will get back to you.